नमस्कार स्टूडेंट्स, G9 क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हमारे जो टेंस की कक्षाएं हैं ग्रामर में टेंस की कक्षाएं वो लगातार चल रही हैं। हमने इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया था। फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने जो उसकी जो इंट्रोडक्शन होता है यानी साधारण जानकारियाँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो होता क्या है, उसकी जो साधारण जानकारियाँ थी वो हमने पढ़ ली थी, जिसमें हमने उस टेंस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब थी, मेन वर्ब थी, वो पढ़ी थी हमने। और उसका जो हिंदी के वाक्यों की पहचान होती है वो भी हमने पढ़ा था कि अगर कोई हमें हिंदी का वाक्य लिखकर पूछ ले कि ये वाक्य है वो कौन से टेंस का है, तो इसलिए हमें हिंदी के वाक्यों की पहचान होनी चाहिए। फिर हमने उसकी जो एडवर्ब्स थी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एडवर्ब्स क्या होती हैं वो भी हमने पढ़ ली थी। आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कंडीशंस की। जो सबसे जो अच्छी जानकारी होती है वो टेंस में कंडीशन होती है कि कौन सी कंडीशंस होंगी, कौन कौन सी शर्तें होंगी, उनके साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। वो कौन कौन सी होती हैं, देखो। कंडीशन नंबर 1 हमने लिख रखा है, एक्शन कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी अब मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना, टाइम ऑफ स्पीकिंग है, तो इस समय है जो कौन सा टेंस लागू होगा कि मैं बोल रहा हूँ। एक्शन यानी काम, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोई भी काम यानी वर्क। कोई एक्शन, कोई स्टेट ऐसी होगी, स्टेट का स्थिति, ऐसी परिस्थिति या ऐसा कोई काम जब हम बोल रहे हैं उस समय वो काम क्या लगातार प्रोसेसिंग में यानी कंटिन्यू चल रहा है। हिंदी में लिखना चाहो तो साथ में लिख सकते हो कि कोई काम यदि हमारे बोलते समय जारी हो रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में शामिल होगा। यदि हमें कंडीशन नहीं मालूम होगी किसी भी टेंस की तो हम टेंस नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए हम बेसिक लेवल से टेंस को उठाकर चल रहे हैं, वरना तो टेंस है वो एक क्लास में एक टेंस कंप्लीट आराम से हो सकता है, लेकिन हम एकदम लेवल से, बेसिक लेवल से हम टेंस को सीख रहे हैं। इसलिए कंडीशंस का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। पहली कंडीशन हो गई। अब देखो इसके एग्जांपल्स, यानी अब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो काम हो रहा है, टाइम ऑफ स्पीकिंग भी उस पर लागू है, बोलते समय ये काम कर रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ इसका एग्जांपल कि वी आर रीडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम। यानी इस समय हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड नाउ। यानी अब वो क्या कर रहे हैं, वे मैदान में अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। ये हुई कंडीशन नंबर 1। अब देखिए आगे कंडीशन नंबर 2, डेफिनेट प्लान एक्शन इन नियर फ्यूचर। इस प्रकार की एक कंडीशन लागू हुई थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि यदि कोई काम आने वाले समय में घटित होगा और उसकी जो योजना है वो हमने अभी से तैयार कर ली है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस कंडीशन को समझिए, डेफिनेट निश्चित ही होगी वो। डेफिनेट का होता है निश्चित, प्लान का नियोजित, आयोजित या जिसकी योजना पहले ही बना ली गई है। एक्शन यानी काम, स्थिति। इन नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर यानी निकट भविष्य, आने वाले समय में यदि कोई काम हम निश्चित रूप से ही करेंगे तो वो शामिल होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। एग्जाम्पल देखिए, माय फ्रेंड is reaching here on next Sunday। यानी मेरा जो दोस्त है वो यहाँ पर अगले संडे को पहुंच रहा है। एक एग्जाम्पल और देखिए, आई एम joining my new job
टुमारो। देखिए, आई एम ज्वाइनिंग माई न्यू जॉब टुमारो, यानी कल मैं मेरी नई जॉब है, जब जो भी मेरा नया काम है मैं उसको क्या करूँगा, ज्वाइन करूँगा, मैं वहाँ पर जाकर ज्वाइन करूँगा, शामिल होऊंगा, मैं काम शुरू करूँगा। अब जब हम इसके जो अंतिम में शब्द लिखे हुए हैं अंत में वो देखेंगे, नेक्स्ट संडे, आने वाला रविवार, टुमारो यानी आने वाला कल। यदि इस प्रकार की बातें हम सुनेंगे तो हमें पहले तो ऐसे लगेगा कि ये तो शब्द है वो फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं। आपने तो बोला था कि ये जो फ्यूचर टाइम को यदि कोई वाक्य प्रदर्शित करे तो वो फ्यूचर टेंस में शामिल होगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है वो देखिए कि डेफिनेट प्लान एक्शन इन नियर फ्यूचर, कोई काम जो आने वाले समय में होगा और उस काम की जो योजना है वो अभी से तैयार कर ली गई है, निश्चित रूप से वो काम होगा, ऐसा नहीं है कि वो काम रुक जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, माई फ्रेंड इज रीचिंग हेयर ऑन नेक्स्ट संडे, मेरा जो दोस्त है उसने योजना बना ली थी कि मैं यहाँ पर अगले रविवार को पहुँच जाऊँगा। तो इस वाक्य का जो हिंदी अनुवाद किस प्रकार से होगा, मेरा मित्र है वो अगले रविवार को यहाँ पर पहुँच रहा है, तो रहा आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा देखिए, आई एम ज्वाइनिंग माई न्यू जॉब टुमारो, कल मैं मेरी जो नई जॉब है उसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। अब देखिए आगे कंडीशन नंबर 3, 2 कंडीशंस हो गई। तीसरी कंडीशन, कंटिन्यू इंक्रीज और डिक्रीज का बोध कराने के लिए, कंटिन्यू लगातार, इंक्रीज का क्या होता है, वृद्धि यानी बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग बढ़ना, डिक्रीज यानी कम होना या ह्रास बोल सकते हैं। लगातार हो रही वृद्धि या लगातार हो रही कमी को दर्शाने के लिए या उस इंक्रीज डिक्रीज का बोध कराने के लिए हम काम में लेंगे कौन से टेंस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल्स देखिए, हर हेल्थ इज ग्रेजुअली इम्प्रूविंग, इम्प्रूव का बढ़ना या सुधार होना, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, हर हेल्थ उसका स्वास्थ्य। देखिए हिंदी में एग्जाम्पल कि उसका स्वास्थ्य है उसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है, उसके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। क्या हो रही है इसमें, इंक्रीजिंग हो रही है, यानी उसका जो तबीयत खराब थी वो धीरे धीरे अब बेटर हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द आइस इज स्लोली टर्निंग into the water। देखिए, the ice is slowly turning into the water, यानी आइस थी, बर्फ थी, स्लोली यानी धीरे धीरे, टर्निंग यानी बदल रही है, वो परिवर्तित हो रही है किसमें, पानी में। तो इसमें भी हमें किसका दिख रहा भाव, डिक्रीजिंग का, यानी बर्फ की जो आकृति थी या उसका आकार था वो धीरे धीरे कम हो रहा है और वो पानी में बदलती हुई जा रही है। तो इस प्रकार और भी एग्जांपल्स हैं जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज का हमें बोध होता जाएगा। अब देखिए आगे कंडीशन नंबर 4, टू टेल थिंग्स, हिंदी में लिख लेना साथ साथ, इसको तो लिख लो लगातार वृद्धि और कमी को दर्शाने के लिए, और इसका अर्थ लिखो पहले इंग्लिश में देखो, टू टेल थिंग्स दैट आर करंटली रनिंग, करंटली यानी वर्तमान में या अभी, बट इट इज नॉट नेसेसरी, नेसेसरी यानी आवश्यक, टू कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब देखिए हिंदी में इस कंडीशन को कि ऐसी बातों को बताने के लिए जो कि करंटली रनिंग यानी वर्तमान में चल रही है, ऐसी बातों को बताने के लिए जो अभी वर्तमान समय में चल रही है, बट लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वो काम है वो अब हमारे बोलते समय ही चल रहा हो। जैसे एग्जाम्पल्स देखिए, वी आर
लर्निंग इंग्लिश, यानी हम अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि जब हम बोल रहे हैं उसी समय हम सीख रहे हैं। ये कंडीशन बता रही है हमें कि काम है वो वर्तमान समय में हमेशा के लिए वो काम चल रहा होता है। जरूरी नहीं है कि वो काम हमारे बोलते समय जारी रहे। जैसे वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसी समय सीख रहे हैं। आगे भी हमें टाइम मिलता रहेगा, उस समय में भी हम उस भाषा को सीखते जाएंगे। अगला एग्जाम्पल, ही इज राइटिंग ए नॉवेल। नॉवेल का अर्थ होता है उपन्यास। वह एक उपन्यास लिख रहा है, यानी वो एक दिन में ही या जब भी बोले उस समय नहीं लिखेगा। वो काम वो लगातार काफ़ी दिनों तक उस पर वो रिसर्च करेगा, फिर उसको लिखता जाएगा। तो वर्तमान में जारी काम को दर्शाने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आगे कंडीशन नंबर 5, टू एक्सप्रेस प्रेजेंट सिचुएशन और कंडीशन। वर्तमान की स्थिति को बताने के लिए भी हम कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे वर्तमान स्थिति यानी जो हम हमारी जो इस समय हमारी कंडीशन है, जैसे ही इज इल, वह क्या है? बीमार। उसकी स्थिति है इस समय की। देखिए हम तो बोल देंगे कि यहाँ पर आपने इज के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो नहीं लगाई, यहाँ पर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि यदि किसी की वर्तमान की परिस्थितियों के बारे में बताना है, उसमें वो काम हम लगातार नहीं बताएंगे यहाँ पर कि वो बीमार रह रहा है, ऐसा नहीं बोलेंगे, वह बीमार है। और एग्जाम्पल देखिए, दे आर वेरी वाइज। वे क्या हैं? वे क्या हैं? बहुत ही बुद्धिमान हैं। और देखिए आई एम अलोन, बोलते हैं ना हम जब भी अकेले होते हैं तो बोलेंगे आई एम अलोन, मैं अकेला हूँ। या और एग्जाम्पल, ही इज डेड, वह मर गया है। तो इस प्रकार वर्तमान की स्थितियों को बताने के लिए हम कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये हो गई कंडीशन नंबर 5 की वर्तमान की स्थिति बताने के लिए। कंडीशन नंबर 6, टू एक्सप्रेस टेंट्रम और इरिटेबिलिटी विथ ऑलवेज। ये वर्ड लिखा हुआ आएगा, ऑलवेज का अर्थ हमेशा। वैसे तो देखिए अगर एडवर्ब्स के हिसाब से तो ऑलवेज जो होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की एडवर्ब होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए टू एक्सप्रेस, हिंदी में लिखना चाहो तो एक्सप्रेस यानी व्यक्त करने के लिए। टेंट्रम का अर्थ होता है गुस्से का आवेश, यानी गुस्सा दिखाना। या इरिटेबिलिटी का अर्थ होता है चिड़चिड़ापन। चिड़चिड़ेपन को और गुस्से के आवेश को बताने के लिए कौन से शब्द के साथ? ऑलवेज के साथ। बताने के लिए हम कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। एग्जाम्पल देखिए, ही इज फाइंडिंग फॉल्ट्स ऑलवेज इन अदर्स। वह हमेशा क्या करता है? दूसरे लोगों में। फॉल्ट का अर्थ होता है गलतियां, कमियां, गलतियां ढूंढने के लिए। वह हमेशा दूसरे लोगों में गलतियां ढूंढता रहता है। और एग्जाम्पल देखिए, मोहन इज ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूज। मोहन हमेशा बहाने बनाता रहता है। ये दो एग्जाम्पल है कौन सी कंडीशन के? कि गुस्से का आवेश और चिड़चिड़ेपन के बारे में बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आगे,
यूज ऑफ लिसन। एक बार बोर्ड के एग्जाम में इसका एग्जाम्पल पूछा गया था कि लिसन लिखा हुआ आएगा इस प्रकार। एग्जाम्पल देखो कि कैसे होता है। सबसे पहले आएगा लिसन, आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी लिसन सुनो। कोई व्यक्ति गौर ध्यान से बोलेगा, गौर ध्यान देकर कि लिसन यानी सुनो, ध्यान से सुनो। समवन इज कमिंग, कि सुनो कोई आ रहा है। दूसरा देखो एग्जाम्पल, लिसन समवन इज क्राइंग, यानी इसी प्रकार छोटा सा एग्जाम्पल पूछेगा, लेकिन शुरू में ये शब्द दिया हुआ आएगा। तो इस शब्द को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग कौन से टेंस में होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। यानी हम ऐसे नहीं बोल सकते कि देखो या सुनो वो रो रहा था। यानी वर्तमान में जो कोई काम हो रहा है उसको बताने के लिए लिसन वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। जैसे लिसन यानी सुनो, समवन इज कमिंग, कोई आ रहा है। लिसन समवन इज क्राइंग, सुनो कोई है वो रो रहा है। अब देखिए आगे, यूज ऑफ, एक वर्ड आता है इसमें लुक, जोर देकर बोला जाएगा कि देखो। एग्जाम्पल किस प्रकार से होते हैं इसके, लुक दे आर प्लेइंग, देखो वे खेल रहे हैं। एक एग्जाम्पल और, लुक इट इज रेनिंग, देखो वर्षा हो रही है। इस प्रकार इन शब्दों का ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। ट्रेंडिंग में है। देखिए आगे कुछ क्रियाएं होती हैं प्रेजेंट, जो कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उनका उपयोग नहीं होता है। द वर्ब्स विच आर नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी ये वर्ब्स लिखी हुई आएंगी तो उनमें हमें प्रेजेंट टेंस नहीं भरना। कौन कौन सी क्रियाएं? सी, हियर, स्मेल, सी यानी देखना, हियर यानी सुनना, स्मेल यानी सूंघना, नोटिस ध्यान देना, रिकॉग्नाइज जानना या पहचानना, टेस्ट स्वाद, लुक यानी देखना, लव प्रेम, हेट यानी घृणा या नफरत, लाइक पसंद, डिसलाइक नापसंद, डाउट यानी संदेह या शंका, सेटिस्फाई यानी संतुष्टि, विश इच्छा या कामना, डिजायर इच्छा, सपोज मानना, थिंक यानी सोचना, इमेजिन कल्पना करना, रिमेंबर याद रखना, फॉरगेट भूलना, बिलीव विश्वास करना, नो मतलब जानना, ट्रस्ट यानी विश्वास, और हैव यानी रखना, रखने से संबंधित होता, बिलोंग यानी संबंधित। यानी ये जो क्रियाएं लिखी हुई आएंगी तो हमें वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस काम में नहीं लेना है। इसके साथ कौन सा टेंस काम में आएगा? जिसका हमने पिछले टेंस में पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इनके बारे में हमने पढ़ा था कि जो क्रियाएं ज्ञानेंद्रियों से या अवबोध से संबंधित होती हैं वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखें, देखें, सी इज नोइंग हिम वेरी वेल। वैसे तो देखें तो वाक्य सही लग रहा है कि वो सी होगा गलत। क्यों? क्योंकि इसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काम में लेते हैं। जैसे इसी एग्जाम्पल को हमने सही करके लिखा है, सी नोज हिम वेरी वेल, वह उसे बहुत अच्छी तरह से जानता है। एक एग्जाम्पल और देखिए, आई एम फीलिंग, फीलिंग वैसे फीलिंग का अर्थ होता है भावनाओं से संबंधित, यहाँ पर देखिए फील का महसूस करने से है, तो हम इसको फीलिंग ये नहीं लिख सकते। फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी काम में नहीं ले सकते। यहाँ पर आई एम फीलिंग दैट यू आर राइट, हम नहीं बोल सकते कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम सही हो, जबकि इसे किस प्रकार लिखेंगे ये वाक्य सही है, ऊपर वाला गलत। ये देखिए, आई फील मैं महसूस करता हूँ, दैट यू आर राइट कि तुम क्या हो, एकदम से सही हो। इस प्रकार इन क्रियाओं को ध्यान में रखना। ये क्रियाएं जहाँ पर भी लिखी हुई आए उसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काम में लेंगे, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दूसरा टेंस था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जो अंतिम टॉपिक था वो कंडीशंस का, वो आज कंप्लीट हो गया है।
इससे अगले वाला टेंस या जो भी दो टेंस हो गए दोनों की एक्सरसाइज के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।